और जोर नहीं लगा पा रही। ओ बॉय, ओ गजब। जैसे आप दरवाजा बंद करेंगे ना, साउंड सुनना आप। ये देखो एकदम 90 की स्पीड पे। भाई साहब, मैं स्कोडा से रिक्वेस्ट करूंगा इस गाड़ी की दो चीजों को तुरंत इंप्रूव कर दो, तुरंत सुधार दो। ये देखो, एक तो ये जो बटन है ना, ये किसी काम का नहीं है फिलहाल। वोल्टो में आता था ऐसा हॉर्न। ये जो 9000 किलोमीटर चली हुई स्कोडा काइलैक है, वो हमें रियल वर्ल्ड में क्या माइलेज निकाल के दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल अलावत और ये मेरे साथ में है आज स्कोडा की नई काइलैक। अब इस गाड़ी का हम आज माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। वैसे तो जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब भी हमने इसका माइलेज टेस्ट किया था और वो वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। कमेंट में बहुत लोगों ने हमारी तारीफ की है, लेकिन अभी भी बहुत लोगों के डाउट इस गाड़ी को लेकर बने हुए हैं जो इसको खरीदना चाहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि स्कोडा की जो गाड़ी है ना, वो करीब 2500-3000 किलोमीटर चलने के बाद अपना माइलेज का रंग दिखाती है। तो ये गाड़ी अब 9000 किलोमीटर चली हुई है, 5-6 महीने पुरानी हो गई है। हम इसका दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक और हाईवे में चलाकर आपको माइलेज बताने वाले हैं। इसके जो टैंक है उसको फुल कराते हैं और आपको माइलेज बताते हैं। दोस्तों, हमने टैंक फुल करा लिया है जितना पेट्रोल आ सकता था और अच्छी चीज़ ये रही कि हमने जो X95 पेट्रोल होता है वही इसमें फिल कराया है, जो कि रिकमेंड किया जाता है और उससे माइलेज भी कहते हैं अच्छा मिलता है। अब हम इसका जो ट्रिप मीटर है उसको जीरो कर देते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा जो इसका ऑडोमीटर है, जो मैं बता रहा था कि 9000 से ज़्यादा चली हुई है। देखो 9188 किलोमीटर अभी तक ये गाड़ी चली हुई है और फुल टैंक कराने के बाद गाड़ी कह रही है कि 680 किलोमीटर फुल टैंक में चल सकती है। तो इसका जो ट्रिप मीटर वगैरह है, ड्राइविंग डेटा है, उसको हम रीसेट कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म को हम रीसेट कर लेते हैं, ये हमने सेलेक्ट किया। दिल्ली के ट्रैफिक में इसको चलाते हैं और जानते हैं कि क्या माइलेज ये गाड़ी देगी और 9000 किलोमीटर चलने के बाद क्या कुछ कमियां तो नहीं आ गई इस गाड़ी में। आइए चेक करते हैं। पहली चीज तो यह है कि भाई ये अपने सेगमेंट की सेफेस्ट कार है। भारत एनकैप 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है और सेफ बनाने के लिए इसमें जो बिल्ड किया गया है बॉडी को, वो काफ़ी हाई स्ट्रेंथ स्टील से बिल्ड किया गया है और इसका सीधा अंतर आपको दरवाजे में भी नजर आएगा। जैसे आप दरवाजा बंद करेंगे ना, साउंड सुनना आप, एकदम मजबूती वाला साउंड आपको आने वाला है। छोटी छोटी चीज़ों की भी बात करते हैं। देखो, गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले आपको क्लच दबाना है और क्लच से रिलेटेड बहुत लोगों को डाउट है कि क्लच लाइट है या हार्ड है। बहुत लोगों को लगता है बहुत हार्ड है। देखो, मामला ये है कि क्लच आपको ना काफ़ी लंबा प्रेस करना पड़ता है। यानी मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत सॉफ्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत हार्ड क्लच आपको मिलने वाला है। अब इस गाड़ी से रिलेटेड एक दूसरा डाउट जो लोगों का है वो है, भाई ये किस सेगमेंट की गाड़ी है, क्योंकि ये थोड़ी सी ना कॉम्पैक्ट नज़र आती है। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या ये पंच के सेगमेंट की तो नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ये जो गाड़ी है स्कोडा की सब 4 मीटर सेगमेंट में एंट्री है, यानी ये स्कोडा की सबसे सस्ती गाड़ी इंडिया में रहने वाली है फिलहाल के लिए। और सब 4 मीटर में इसका मुकाबला है मारुति ब्रेजा से, टाटा नेक्सॉन से, hyundai वेन्यू से। देखो, ये जो गाड़ी है ना, एक झलक में आपको कॉम्पैक्ट नजर आती है, स्पेशली रियर से अगर आप देखेंगे। पीछे से जब आप इस गाड़ी को देखेंगे ना, तो इसके जो टेल लैंप है उनका साइज थोड़ा सा छोटा है। साथ ही जो ब्लैक क्लैडिंग है रियर पार्ट में, वो काफी ज्यादा बड़ी रखी है। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इसके लुक को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट दिखा देता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोई छोटी गाड़ी तो नहीं है। इस गाड़ी का असली स्पेस पता है कहाँ नजर आता है? इसके बूट स्पेस में। एक बार बूट स्पेस खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार ये तो सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस है। 446 लीटर का बूट स्पेस है। यानी भाई साहब, फैमिली का सामान तो आ ही जाएगा। अगर पड़ोसी भी गाड़ी में बैठा ना, उसका सामान भी रख लेना, वो भी आराम से आ जाएगा। अब बात भैया इंजन की कर लेते हैं। एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, 1 लीटर का TSI पेट्रोल। TSI का मतलब टर्बो वाला पेट्रोल है, लेकिन ये जो इंजन है सिर्फ 3 सिलेंडर है। ये सेम इंजन है जो कि स्कोडा की कोशाक में भी देखने को मिलता है। पावर फिगर्स की बात करें तो 118 bhp मिलेगा और 178 Nm का टॉर्क आपको मिलने वाला है। 2 गियर बॉक्स के ऑप्शन है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। ये वाला मैनुअल है जो हम चला रहे हैं। यानी जो डीजल लवर होते हैं ना, उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाला है स्कोडा काइलैक से, क्योंकि ना तो डीजल है और ना ही कोई फिलहाल CNG का ऑप्शन है। फ्यूचर का पता नहीं। अब आप देखेंगे, हम फिलहाल ना दिल्ली NCR के जो सिटी कंडीशन होती है उसमें इसको ड्राइव कर रहे हैं और जब ड्राइविंग की बात आती है तो आप महसूस करेंगे कि इस इंजन का जो इनिशियल पिकअप है ना, वो काफी अच्छा है। देखो, इस इंजन के साथ छोटी सी प्रॉब्लम ये है, इसमें ना आपको थोड़ा सा टर्बो लैग फील होने वाला है। और अगर आप लो RPM पे हैं, ऐसे सिटी क्रॉलिंग मोड में हैं, जहाँ पे रेड लाइट वगैरह आ जाती है, वहाँ आपको हल्के से झटके भी महसूस हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप मिड रेंज में पहुंच जाते हैं RPM के, वहाँ पर आपको बूस्ट फील होगा, स्पेशली 2-2.5 हज़ार RPM के बाद। देखो, जो इसका स्टीयरिंग है वो काफ़ी हल्का है और रेस्पॉन्सिव भी है।
जिसकी वजह से जब आप ट्रैफिक में होते हैं ना, वहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। बल्कि मैं तो कहूँगा जो हैंडलिंग है और जो स्टीयरिंग रेस्पॉन्स है वो आपको सेगमेंट में बेस्ट मिलने वाला है इस स्कोडा काइलैक में। और देखो बात करें अगर इसके सस्पेंशन की, तो दोस्तों सस्पेंशन थोड़ा सा ना स्टिफ साइड रखा गया है, जिसका एक फ़ायदा है एक नुकसान है। फ़ायदा ये है कि भाई जब आप हाईवे पे इसको चलाएंगे तो आपको बढ़िया स्टेबिलिटी मिलने वाली है, लेकिन छोटा सा नुकसान ये है कि जब आप किसी ब्रेकर पे निकालेंगे या फिर किसी बम्प में जाएंगे ना, तो वो बम्प आपको, वो झटका आपको फील होने वाला है अगर आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज़ है। अब देखो भले ही हम सिटी ट्रैफिक में चला रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तो दौड़ा कर देख ही लेते हैं। ये देखो आप कमाल, थर्ड गियर में 70 की स्पीड पे आराम से पहुंच गई पंजा रखते ही। तो इसमें जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आपको चलाते हुए महसूस होगी वो 2-2.5 हज़ार आरपीएम से पहले तो हो सकती है, लेकिन उसके बाद तो आपको सिर्फ और सिर्फ मज़ा आने वाला है इसको चलाने में। ये देखो एकदम 90 की स्पीड पे। तो ऐसी कंडीशन होगी ना, ऐसी रेड लाइट कोई होगी, तो इसमें दिया गया है ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर, जो कि इंजन को ऑटोमेटिकली बंद कर देता है और उसका सीधा फ़ायदा आपको मिलता है माइलेज में। जब माइलेज की बात आई ही है तो क्या माइलेज फिगर है वो भी तो बता दूं आपको। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के लिए इसका जो क्लेम माइलेज है वो है 19.68 kmpl, और जो ऑटोमेटिक है उसके लिए जो माइलेज फिगर है क्लेम वाला वो है 19.05 kmpl। अब देखो गाड़ी साइड में करके ना मैं आपको 2 चीज़ें दिखाना चाहूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई साहब मैं स्कोडा से रिक्वेस्ट करूँगा इस गाड़ी की 2 चीज़ों को तुरंत इंप्रूव कर दो, तुरंत सुधार दो। ये 2 कमियाँ बहुत ज़रूरी हैं सुधारनी। नंबर 1 भाई इसके रियर कैमरा की क्वालिटी देखो आप। रियर कैमरा मिलता है, अच्छी चीज़ है, पर भाई साहब ये क्वालिटी नहीं चल पाएगी। ये तो दिन की रोशनी में इसकी कंडीशन है, रात में तो और थोड़ी सी इसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो भाई 360 नहीं दिया कोई बात नहीं, बट जो रियर कैमरा दिया है वो थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दो। और जो दूसरी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ इम्प्रूव हो जाए वो इसका हॉर्न का साउंड। सुनाऊँ आपको? माइक बाहर ले जाके सुनाता हूँ। भाई साहब ऑल्टो में आता था ऐसा हॉर्न, इसको ठीक कर लो यार। आजकल क्रेटा का ज़माना है, लोग तगड़ा सा हॉर्न मार के निकल जाएंगे और आप अपनी गाड़ी में पी करते रह जाएंगे। तो ये 2 चीज़ें इंप्रूव कर दो, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट है। भाई इस गाड़ी की जो असली जर्मन फील है ना वो इन ग्लास में ही आपको मिलने वाली है। वो कैसे? भाई बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो रहा हो, लेकिन अंदर आपको एकदम साइलेंट कैबिन मिलने वाला है। आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, देखो इन ग्लास की क्वालिटी आप ऐसे पता करो अभी कैबिन में कितनी कम नॉइस है और अभी देखना। भाई बाहर तो दूसरी दुनिया है, लेकिन उस दुनिया से आप एकदम कट हो जाएंगे जैसे ही आप इन ग्लासेस को बंद कर देंगे। दोस्तों 51 किलोमीटर हम चल चुके हैं और ये जो सफ़र रहा हमारा ये मोस्टली गाजियाबाद और नोएडा के ट्रैफिक में रहा है। अभी हाईवे पर हम बहुत ही कम चल पाए हैं, जिस वजह से फिलहाल जो स्क्रीन पे माइलेज दिखा रहा है वो 12.5 kmpl का दिखा रहा है। अब देखो फीचर्स की बात कर लेते हैं जो इंटीरियर में दिए गए हैं। इंटीरियर आप देखेंगे ना तो आपको एकदम क्लासी सी फील आने वाली है। बहुत ज़्यादा फीचर नहीं भरे हैं कंपनी ने, लेकिन जो दिए हैं बड़े अच्छे तरीके से दिए हैं। सबसे पहले तो मैं डैशबोर्ड ही दिखाना चाहूँगा। डैशबोर्ड को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर दिया और स्पेशल जो पार्ट है जो सबसे खूबसूरत है वो है ये वाला पार्ट। ये जो स्ट्रक्चर है, हालांकि है ये सारा प्लास्टिक, लेकिन जो दिखने में फील आती है वो प्रीमियम आने वाली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें ये आपको 10 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। ये एक बेसिक सा डिस्प्ले मैं कहूँगा, मतलब बेसिक इन द सेंस बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं है इस डिस्प्ले में कि आपको फीचर्स भर दिए हैं, लेकिन आपके काम की चीज़ें ज़रूर मिल जाती हैं। या आप होम स्क्रीन पे जाएंगे तो आपको म्यूज़िक वगैरह के कंट्रोल मिल जाएंगे, बाकी कंट्रोल मिल जाएंगे। और जैसे आप इधर जाएंगे ये ड्राइविंग डेटा आपको आ जाएगा कि गाड़ी की जो फ्यूल कंजम्पशन है, कितना टाइम हो गया चलाते हुए, एवरेज स्पीड क्या है, बाकी सारी चीज़ें, और माइलेज की डिटेल्स भी यहाँ पर आ जाएंगी, लॉन्ग टर्म, सिंस रिफ्यूल, तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बाकी कुछ ऐप्स भी इसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर ये रहा, ये देखो योर ऐप्स, और स्कोडा का प्ले स्टोर भी इसमें आपको मिल जाने वाला है, लेकिन उसके लिए ये कनेक्ट होना चाहिए इंटरनेट से। दूसरा ये आपको ड्राइवर डिस्प्ले मिल जाएगा 8 इंच का, और भाई इसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बड़े बेसिक तरीके से। आपको स्पीड मिल जाएगा, आपको गियर कौन सा है, कौन से में चलना चाहिए वो दिख जाएगा, आरपीएम दिख जाएगा, और इसका जो डिज़ाइन है, जो लेआउट है, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये देखो आपको जिस तरह से पसंद है वैसे आप रखो। मुझे ये वाला पसंद आता है। स्टीयरिंग पर ही आपको कंट्रोल मिल जाते हैं, लेकिन भाई एक चीज़ ज़रूर है, ये देखो, एक तो ये जो बटन है ना, ये किसी काम का नहीं है फिलहाल, बटन विदाउट फंक्शन है ये।
हो सकता है फ्यूचर में एडास दे दे तो तब ये काम आ जाए। बाकी यार कुछ तो या फिर 360 डिग्री कैमरा दे देते, उसके लिए बटन कुछ तो है जो फ्यूचर में कंपनी करने वाली है। बटन दे दिया लेकिन कुछ काम नहीं दिया। लेकिन एक चीज़ मिसिंग है यार, देखो इसमें म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाएंगे, डिस्प्ले को ड्राइवर डिस्प्ले को कंट्रोल करने के लिए स्विचेस मिल जाएंगे, लेकिन फ़ोन उठाने के लिए बटन नहीं है। आप यहाँ से ज़रूर कुछ सेटिंग कर सकते हो कि क्या दिखे क्या हो जाए। टेलीफोन अगर मैं कर दूंगा तो एप्पल कारप्ले, लेकिन यार एक जो फ़ोन का बटन होता है ना, वो नहीं है कि मैं सीधा बटन दबाऊँ और यहाँ पे फ़ोन की सेटिंग खुल के आ जाए। उससे ना फ़ोन कनेक्ट करने में बड़ा आसानी हो जाती है, तो वो देना चाहिए था। बाकी भाई सीटों की बात करता हूँ। फ्रंट की जो सीटें हैं ना, पहले उनमें क्या मिलता है वो बताता हूँ। उसमें भाई साहब आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दिए गए हैं। टॉप मॉडल की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ना सिर्फ ड्राइवर के लिए बल्कि को पैसेंजर के लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। दूसरी चीज़ जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर है वो है कि भाई दोनों सीटों में वेंटिलेशन दिया है, जिनको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। 2 ही इसमें लेवल दिए गए हैं। कई गाड़ियों में मोस्टली हमने देखा होगा 3 लेवल होते हैं वेंटिलेशन के। और ये वेंटिलेशन जब बहुत ज़्यादा गर्मी में गाड़ी खड़ी होगी ना, वहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे स्लो काम करता नज़र आया। तो मे बी वो हो इस वजह से क्योंकि ये 10,000 किलोमीटर के आसपास चलने वाली है। मे बी अभी तक किसी ने ध्यान ना दिया हो कि इसमें भी कुछ रिपेयर की ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे हम लगातार जो है फिलहाल ट्रैफिक में चल रहे हैं। ये जो गाड़ी है करीब 50 से 60 किलोमीटर इस सीट ऐसे ही सिटी कंडीशन में हम चला चुके हैं। अभी देखो मैं सीट वेंटिलेशन में हल्की सी कमी बता ही रहा था। एक और चीज़ मैंने देखी, देखो सीट वेंटिलेशन मैंने ऑलरेडी बंद कर दिया है, लेकिन अभी भी नीचे से पीछे से ठंडी हवा आए जा रही है। तो ये मुझे लग रहा है कि गाड़ी काफ़ी चल चुकी है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो फीचर है, उसको हल्का सा देखने की ज़रूरत महसूस हो गई है। लोकल में इस्तेमाल करने के बाद अब हम हाईवे पे इसको चला रहे हैं ताकि जो चीज़ें हैं वो बैलेंस हो पाए। हाईवे और जो सिटी ट्रैफिक है दोनों का मिक्स आइडिया आपको पता चल पाए। यहाँ आप देखेंगे इसके ड्राइवर डिस्प्ले में कि लगातार सजेशन देता रहता है कि आपको कौन से गियर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। जैसे भी कह रहा है कि 4 से हमें 6 गियर में आ जाना चाहिए। हाईवे पर अगर आपको बेस्ट माइलेज चाहिए और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है तो बेस्ट तरीका है कि भाई आप क्रूज कंट्रोल ऑन कर लो। और स्कोडा की काइलैक में या फिर स्कोडा की गाड़ियों में जब आपको क्रूज कंट्रोल ऑन करना होता है, थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर है। अगर आप पहले से स्कोडा यूज़ नहीं करते हैं तो यहाँ आप एक लीवर देख रहे होंगे, यहीं पर ऑन ऑफ का एक ये स्विच दिया गया है। यहाँ से हम क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट कर देते हैं और अब जब आपको स्पीड सेट करनी है तो ये जो बटन है ऊपर नीचे के, यहाँ से आप कम या ज़्यादा स्पीड को कर सकते हैं। और थोड़ी देर ही हाईवे पर चलने पे आप देखेंगे कि जो माइलेज की फिगर है वो लगभग 13.5 kmpl पे पहुंचने लगी है, जो कि पहले 12.5 थी। यानी धीरे धीरे माइलेज जो है वो हाईवे पर इंक्रीज होता हुआ हमें दिख रहा है। देखो अब हम इस गाड़ी के रियर पार्ट में चलेंगे। रियर सीट में बैठने में क्या एक्सपीरियंस आएगा वो भी तो पता करना ज़रूरी है भाई। तो जैसा वादा किया था पीछे की सीट पे भी आ गए हैं, क्योंकि इसकी रियर सीट को लेके भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा डाउट्स हैं, बहुत ज़्यादा उनके सवाल है। रियर सीट की अगर हम बात करें तो वो जो बकेट सीट वाला फील है ना, वो यहाँ भी आपको मिलने वाला है। और ये जो फीचर है, ये जो सुविधा है, मोस्टली कंपनियां रियर सीट में ऑफर नहीं करती, लेकिन यहाँ आपको मिल रहा है। देखो इन बकेट सीट का फ़ायदा ये है कि भाई साहब आप सीट के ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, आप सीट में बैठ रहे हैं, यानी आप पूरा फंस जाते हैं और बढ़िया फीलिंग आने वाली है। देखो लेग रूम और हेड रूम वगैरह की बात करता हूँ। लेग रूम अगर ये वाली सीट आपने थोड़ी आगे की हुई है तो शायद आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होने वाली, लेकिन जब बात आती है हेडरूम की और शोल्डर रूम की, वहाँ थोड़ा सा मामला फंस जाता है। रियर स्पेस के मामले में ना ये सेगमेंट की बेहतरीन गाड़ियों में से मैं नहीं कहूँगा। दोस्तों लेग रूम की अगर मैं बात करूँ तो लेग रूम इतना है कि हाँ एक एडल्ट आराम से बैठ जाएगा, 2 एडल्ट रियर की सीट पे आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन जब बात आती है 3 लोगों के बैठने की तो वहाँ आपको परेशानी होने वाली है, क्योंकि जो बीच वाली सीट है ना वो इस तरह की नहीं है कि एडल्ट लंबे सफ़र पे बैठ के जाए। उसकी वजह है कि भाई साहब एक तो बीच में छोटा सा हम्प है, और जो दूसरा रीज़न है वो है कि भाई साहब जो एसी वेंट है ना रियर में दिए गए वो काफ़ी पीछे तक आ जाते हैं। मोटा मोटा देखा जाए तो इस गाड़ी में 4 एडल्ट बैठ सकते हैं, बीच में आप कोई बच्चा बैठा सकते हैं। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है कि भाई साहब अगर आप बेस मॉडल लेंगे जिसमें रियर में एसी वेंट नहीं मिलते, तब शायद आपको ज़्यादा बेटर लेग रूम इस गाड़ी में मिल जाए। हालांकि हेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी में हल्का सा ना यहाँ पर स्कूप दे दिया है, स्पेशली टॉप मॉडल में,
तो उस वजह से हेडरूम थोड़ा और बेटर हो जाता है। बाकी आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, एक आर्मरेस्ट दिया गया है, यानी ऐसे हाथ रखो, ऐसे पाँव पे पाँव रखो और आराम से सफ़र करते हुए चले जाओ। और एक स्मार्ट फीचर भी दिया गया है, एक सिंपली क्लेवर फीचर भी दिया गया है कि भाई साहब रियर पॉकेट तो सभी गाड़ियाँ दे देती हैं, लेकिन रियर पॉकेट के पीछे एक फ़ोन रखने का पॉकेट अलग से दिया गया है। तो भाई रियर सीट का एक्सपीरियंस हमने आपको बता दिया है। अब बारी आती है एक और चीज़ की, वो है सिंपली क्लेवर फीचर है। ये देखो टिकट होल्डर, बहुत छोटा सा फीचर है लेकिन काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा जो सिंपली क्लेवर फीचर है वो मिलेगा इसके कप होल्डर में। तो देखो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पास जो भी स्लिप वगैरह थी वो हमने यहाँ पे रख दी। अब यहाँ आप देखेंगे यहाँ ना एक ग्रिप दी गई है और ये है एक स्मार्ट ग्रिप। बोतल हम चलाते चलाते अगर उसका ढक्कन खोलना चाहते हैं, यहाँ पर सिंपली बोतल रखो और ढक्कन घुमाओगे तो वो ईजिली ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देखेंगे यहाँ स्टेशनरी रखने के लिए अलग से ये एक होल्डर दिया गया है स्टेशनरी का। मैं देखो पार्सल ट्रे तो बहुत कंपनियां दे देती हैं, लेकिन पार्सल ट्रे निकालने के बाद उसे रखे कहाँ, ये कोई कंपनी सोचती नहीं है। लेकिन स्कोडा ने इस बारे में सोचा और पार्सल ट्रे रखने के लिए एक अलग से जुगाड़ दिया गया है। अब दोस्तों माइलेज टेस्ट तो हमने कर लिया, लेकिन अब बाकी है इसका ग्राउंड क्लियरेंस प्लस ऑफ रोडिंग का टेस्ट। तो एक ऐसी लोकेशन पे हम आ गए हैं जो थोड़ी उबड़ खाबड़ है। जो सिचुएशन कभी आप चाहें बाहर घूमना चाहते हैं, कहीं पहाड़ों पे जाना चाहते हैं, तो मे बी ऐसी सिचुएशन आपको भी देखनी पड़ सकती है। तो देखो यहाँ पे एक ढलान है जिस पे आराम से ये गाड़ी चढ़ गई है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आराम से ये गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते में निकल पा रही है। देखो यहाँ पे एक खड्डा है, देखते हैं, आराम से निकल गई भाई। देखो यहाँ पे ना एक ढाल है, देखते हैं इस पे चढ़ पाती है क्या। ओ भाई, ओ गाड़ी का पहिया उठ गया। ओ भाई, वो पहिया उठ गया। और जोर नहीं लगा पा रही। ओ भाई, वो बंद पड़ गई। दोबारा से ट्राई करता हूं। ओ भाई, ओ गजब, ओ पूरी झूल गई भाई गाड़ी। ग्राउंड क्लियरेंस है 189 mm, जिसका फ़ायदा ये देखो, आप यहाँ पे देखोगे काफ़ी ऊंचा सा टीला है जिस पे ये आराम से चढ़ रही है। और देखो एक टायर इसका हवा में है, ये देखो झुला के दिखाता हूँ। वो गाड़ी झूल रही है। तो मतलब मुश्किल रास्ते भी होंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको घबराना नहीं है, आराम से उतर गई भाई। अब देखो इससे पहले कि हम माइलेज के रिजल्ट बताएं, उससे पहले ये जानना जरूरी है कि किन लोगों को ये गाड़ी खरीदनी चाहिए और किन लोगों को नहीं। देखो पहला पॉइंट है बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी, क्योंकि ये भारत एनकैप 5 स्टार रेटिंग के साथ में आती है। और बिल्ड क्वालिटी आप खुद ही देख सकते हैं, चाहे इसके दरवाजों के थर्ड की आवाज़ हो या फिर बाकी चीज़ों की आवाज़, ये काफ़ी परफेक्ट साबित होती है जिनको सेफ्टी का कंसर्न है। नंबर 2, ड्राइविंग डायनामिक्स, जिस मामले में ये अपनी सेगमेंट की किसी भी गाड़ी से कमज़ोर नहीं है। पॉइंट नंबर 3, चाहे आप इंटीरियर लेआउट की बात कीजिए या फिर फिट एंड फिनिश की बात कीजिए, आपको कहीं पर भी शिकायत नहीं मिलने वाली है। एक प्रीमियम फील ये गाड़ी देने वाली है। पॉइंट नंबर 4 है बूट स्पेस। अब ये गाड़ी उन लोगों को तो जरूर लेनी चाहिए जो अपने साथ ज्यादा सामान लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें सेगमेंट का बेस्ट बूट स्पेस मिलने वाला है। अब बात उन लोगों की कर लो जो अगर इस पे पैसा लगाते हैं तो शायद उनको निराशा हाथ लगे। पॉइंट नंबर 1 है, ना तो डीजल मिलेगा ना ही सीएनजी मिलेगा, यानी जो लोग माइलेज ज्यादा चाहते हैं, रनिंग बहुत ज्यादा है, उनको शायद थोड़ी सी निराशा हाथ लगे, क्योंकि डीजल लवर्स के लिए कोई ऑप्शन इसमें नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक पेट्रोल इंजन मिलेगा। जबकि सेगमेंट की बाकी गाड़ियां आपको पेट्रोल के साथ डीजल भी ऑफर करती हैं, सीएनजी भी ऑफर करती हैं, और टाटा नेक्सन तो ईवी वर्जन में भी आती है। दूसरा है रियर सीट कंफर्ट, जिस मामले में ब्रेजा और नेक्सॉन इससे बेटर साबित होने वाली है। हालांकि 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन शायद उनको लेग स्पेस में और नी रूम में थोड़ी सी प्रॉब्लम सहनी पड़ सकती है। पॉइंट नंबर 3 है सर्विस नेटवर्क। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, लेकिन स्कोडा हालांकि लगातार इंप्रूव कर रहा है अपने सर्विस नेटवर्क को, लेकिन टियर 2 और टियर 3 सिटी में अभी भी इनका नेटवर्क लिमिटेड है। पॉइंट नंबर 4 है फीचर्स। देखो इसमें काम के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे फीचर हैं जो सेगमेंट की बाकी गाड़ियां ऑफर करती हैं, लेकिन इसमें नहीं दिए गए। एग्जाम्पल के लिए 360 डिग्री कैमरा नहीं दिया गया, ADAS भी नहीं दिया गया, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी नहीं दी गई, ना ही एयर प्यूरीफायर जैसा कोई फीचर दिया गया है। तो अगर आपको फीचर्स से ज़्यादा प्यार है
तो शायद थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। जिन लोगों की फैमिली बड़ी है वो रियर सीट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन चाहते हैं स्कोडा खरीदना ही, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप काइलैक की जगह कुशाक पे चले जाओ। यहाँ आप देख रहे होंगे डिस्प्ले में कि 139 किलोमीटर टोटल हम चल चुके हैं। जो हमारा सिटी ट्रैफिक रहा है इसमें से वो करीब 80 किलोमीटर के आसपास रहा है, बाकी 55 से 60 किलोमीटर हम हाईवे पे चले हैं। कि ये जो 9000 किलोमीटर चली हुई स्कोडा काइलैक है वो हमें रियल वर्ल्ड में क्या माइलेज निकाल के दे सकती है, इस पेट्रोल पंप पे हमें पता चल जाने वाला है। फिर से हमने टैंक फुल करा लिया है और एक बार फिर से मैं डिस्प्ले दिखाना चाहूंगा। 139 किलोमीटर हम चले हैं, 14.5 kmpl डिस्प्ले में दिखा रहा है और ऑडोमीटर भी देख लीजिए 9327 किलोमीटर ये टोटल चल चुकी है। यानी आप चाहें तो ऑडोमीटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई चीटिंग तो नहीं है। 9.70 लीटर हमने तेल भराया है। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन 139 डिवाइड बाई 9.70, यहाँ आपको माइलेज दिख रहा होगा 14.39 kmpl का माइलेज इस गाड़ी ने हमें दिया है, जबकि हम 70% सिटी ट्रैफिक में चले हैं और लगभग 30-35% हम हाईवे पे चले हैं, तब ये माइलेज फिगर निकल के सामने आई है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, जब हमने गोवा में इसको टेस्ट किया था तब भी लगभग यही माइलेज निकल के आया था 14.5 kmpl का। तो जिन लोगों को ये डाउट था कि नई गाड़ी है तो वो अलग माइलेज दे रही है और थोड़ी पुरानी हो जाएगी तब अलग माइलेज देगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ऑलमोस्ट माइलेज फिगर वही है। और अच्छी चीज़ ये भी है कि डिस्प्ले में 14.5 kmpl दिखा रहा है, तो लगभग रियल वर्ल्ड माइलेज भी उसके काफ़ी करीब रहा है। माइलेज टेस्ट देख लिया। अब मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने मन बना लिया होगा कि गाड़ी तो यही लेनी है। अब आपने मन बना ही लिया तो ये भी जान लो कि भाई कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। तो मेरी नज़र में भाई इसका जो सेकंड टॉप मॉडल है ना, सिग्नेचर प्लस, वो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रह सकता है। उसकी कीमत अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में जाएंगे तो 11,40,000 रुपये है, और अगर ऑटोमेटिक लेना है तो 1 लाख रुपये और जोड़ दो, 12,40,000 रुपये एक शोरूम पड़ने वाला है। फीचर्स क्या क्या मिल जाएंगे? ऑलमोस्ट टॉप वेरिएंट वाले फीचर मिल जाएंगे। 10 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट मिल जाएगा, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो मिल जाएगा, डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिल जाएगा, जो स्टीयरिंग है वो भी ऑलमोस्ट टॉप मॉडल जैसा ही मिलने वाला है, जिस पर आपको टच के कंट्रोल मिल जाएंगे म्यूजिक वगैरह के, और ऑटोमेटिक एसी मिल जाएगा, पेडल शिफ्टर मिल जाएगा ऑटोमेटिक वेरिएंट में, और आपको 16 इंच के अलॉय व्हील मिलने वाला है। हालांकि वो इस तरह से डायमंड कट नहीं रहेंगे और साइज भी 1 नंबर छोटा रहेगा। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि टॉप मॉडल ही खरीदा जाए तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, 2 लाख रुपए। और वो 2 लाख रुपए देकर आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा 17 इंच का ये डायमंड कट अलॉय व्हील, आपको मिल जाएगी फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स, आपकी जो सीट होंगी ड्राइवर वाली और को पैसेंजर वाली वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ आएंगी, आपको एक छोटा सा प्यारा सा सनरूफ मिल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि टॉप मॉडल के लिए रखी गई हैं। अगर आपको लगता है कि ये 2 लाख रुपए देने चाहिए तो वो आपकी मर्जी है। मेरे ख्याल से तो वैल्यू फॉर मनी आपके लिए सिग्नेचर प्लस ही रहने वाला है। तो ये था भाई हमारा पूरा रिव्यू प्लस माइलेज टेस्ट स्कोडा काइलैक के बारे में। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई पॉइंट है जो हम बता नहीं पाए तो हमसे कमेंट में पूछ लेना, हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही भाई, नई गाड़ी के साथ मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।